नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। और यह पेपर आपका 18 नवंबर 2018 को हुआ था, उसी से यह प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? विकल्प है आपके सामने प्रा, प्राक, प्राग और प्रागैति। तो यहाँ पर अगर बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें विकल्प की, तो विकल्प भी, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बिल्कुल आराम से और प्रश्नों को समझते हुए देखते चलेंगे। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास यहाँ पर ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो तुलसीदास जो है यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर बात करें तुलसीदास ने यह जो है कविता की रचना किए थे, तो कब किए थे? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1939 में इसकी जो है रचना किए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार की अगर बात करें, इसमें संधि कौन सी है? एक प्रश्न और बनता है कि बहिष्कार में कौन सी संधि है। तो अगर आप लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि है तो आप लोग आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो विसर्ग संधि है इसमें, और विसर्ग संधि आपको ए और बी में दिख रहा है, तो सी और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैधनकार यानी बहिष्कार, ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह जो है एक प्रकार का जो है खंड काव्य है, तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब थोड़ा सा वीडियो का स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे और प्रश्नों को थोड़ा फास्ट तरीके से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। जहाँ भी आवट दिखे, लिखावट में आप देख सकते हैं इसमें आवट प्रत्यय है। और वाद्य यंत्र जहाँ भी हो, वाद्य यंत्र जो बजने वाले, सितार हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, जहाँ भी वाद्य यंत्र हो, और ये आप मजेदार देखेंगे तो ये सभी जो क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर पुल्लिंग हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहिया जो है यह पुल्लिंग शब्द है। जहाँ भी आपको आ दिखे तो यहाँ पे आ, ये पुल्लिंग शब्द आप लोग लगाइएगा, जैसे पहिया। अब यहाँ पे जो है गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा, अलंकार और आत्मविश्वास, या फिर विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और आंसर लगाना है। तो संप्रेषण क्या है? यह प्रभावशाली भाषा भी है, आत्मविश्वास भी है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्टता, आत्मविश्वास, अच्छी पकड़, प्रभावशाली और भाषा को, अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? संप्रेषण कला है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि
पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो अलंकरण यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्नों को बिल्कुल समझते चलिएगा। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास से, अभ्यास से, भाषण से या फिर विषय की अच्छी पकड़ से। तो यह जो है संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे और इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो इस प्रकार गद्यांश को पढ़ के ये सब आप लोग प्रश्न आसानी से अपना जो है आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो उसकी संख्या 4 है। छ, त्र, ग्र, छ, त्रज्ञ और स्र, इसमें स्र भी आता है। तो ये 4 संयुक्त वर्ण हैं, जबकि यह संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। यह जो है अंतस्थ व्यंजन आता है। यह वर अल, यह वर अल, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय जो पद है इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वंद्व समास जहाँ पे शब्द एक दूसरे के विपरीत हो और उसमें योजक चिन्ह लगा हो, द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास जो संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, तिराहा, ये द्विगु समास होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलंकार बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगता है काफ़ी बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। तो ये 18 के पेपर में पूछा गया और भी परीक्षाओं में यह कई बार पूछा गया है। अलंकार यह जो है अलम धन कार, इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। यह गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन, सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन, स्त्रीलिंग, सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, संबोधन, अव्यय। तो यहाँ पर अगर बात करें, यह शब्द जो है यह रेखांकित शब्द है, सार्वनामिक विशेषण है जो पुस्तक विशेष्य है और यहाँ पर यह एक वचन और स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या फिर विभाजित। अब यहाँ पर इसका विलोम बताना है ना, कि इसका आप लोग अर्थ बता दीजिएगा। तो विश्लेषण का जो अर्थ होता है पृथक या अलग करना, तो अब उसका आप लोग उल्टा, उसके विपरीत आप लोग खोजेंगे। तो विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो आप लोग शिक्षण में पढ़े होंगे संश्लेषण और विश्लेषण विधि। यह जो है संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें कहते हैं? मूर्धन्य, कंठ्य, दंत या फिर अनुनासिक। तो जितने भी दंत्य वर्ण होते हैं आप लोग बताएंगे कौन कौन से दंत्य वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारे सी के साथ, क, च, ट, त, प। 5 वर्ण होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, दंत्य, त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ व्यंजन जो व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ, म। तो ये लोग ये जो प्रश्न है, जो टॉपिक आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, स, 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 अ, ब, स, य, र, ल। यह तो अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन यहाँ पर हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, स, स, स। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक बल, अत्यधिक का विलोम होगा अनधिगत, अत्यल्प, अत्याधिक या फिर अनधीन। तो शब्दों को आप लोग मिलते जुलते शब्द ढूंढेंगे उसके विलोम में, तो हो सकता है आप लोग सही आंसर लगाएंगे। अत्यधिक का अत्यल्प, अल्प माने थोड़ा, माने अधिक माने ज़्यादा। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीत का विलोम क्या है? विकर्ण, विकीर्ण, अनृत,
वक्र या फिर अनैक्य। तो इस परीक्षा में लग रहा है ज़्यादा विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो ऋतु का जो विलोम शब्द होगा कुऋतु, अथवा इसको हम लोग अ भी लगा के इसे कह सकते हैं सपूत, कपूत। उसी प्रकार ऋतु, कुऋतु या फिर अनऋत। तो यहाँ पर हमारा अनऋतु, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनऋतु। तो इसको आप लोग अनऋत, बी विकल्प यहाँ पर आप लोग सही लगाएंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प, तो जैसे अलंकार में अलम था, इसमें भी सम आएगा, अलम, अलम, अंत में म आएगा संकल्प में। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर अन्यवाच्य। मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये सभी जो हैं आपके भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तत्सम से उद्भव बताना है। लुनाई, लावण्यता, आत, अंत्र, लौंग, लवंग, आयुष, आदेश। तो तद्भव और तत्सम में यहाँ पर अगर मेल की बात उनके मेल की बात करें, गलत मेल बताना है। कौन सा मेल जो है गलत है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे लवणता, उसका लुनाई होता है, लवंग, लौंग होता है, ये भी सही है। और आत की बात करें तो इसका होना चाहिए आत्र, आयसु, आदेश। तो आदेश का आयसु, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प जो है लावण्यता दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। तो आप सी, आपका यहाँ पर सी भी यह गलत है और यहाँ पे लवणता होना चाहिए, लावण्यता दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के चार उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचना है। रसज्ञ रंजन, यह जो है रजत रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और संस्कृति के चार अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और बात करें स्कंदगुप्त की, तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसकी रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसलिए विकल्प ए यहाँ पर हमारा जो है सही होगा। और यह जो जोड़ा है गलत है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यही प्रश्न उसी को थोड़ा सा बदल के पूछ दिया है, गलत है और सही नहीं है। तो बात एक ही हुआ, एक कोई रचना है जो इसमें गलत दिया गया है जोड़ा, दूसरे लेखक के नाम पे दे दिया गया है। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण, शब्द रसायन देव, उद्भव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो परिमल यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। शिवराज भूषण यह जो है भूषण जी की रचना है, सही है। शब्द रसायन यह देव की रचना है। जबकि उद्धव शतक जो है यह जगन्नाथ दास की रचना है, जगन्नाथ दास। ये आप लोग याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो क्या बात है, केवल लेखकों से संबंधित ही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आर्यों का आदि देश यह डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, सही है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, यह भी रचना उन्हीं की है, सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, सही है। और बात करें डी की, तो यह जो है दिग्दर्शन, यह भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ मेरा ही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए,
ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो अंग्रेजी में हम लोग जिसको पंक्चुएशन कहते हैं, तो विराम चिन्ह की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है, गलत वाले वाक्य को बताना है। तो हाँ मेरा विचार है, यहाँ पर जो विकल्प ए दिया गया है यह वाक्य जो है इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सभी में देखेंगे यहाँ पे कामा यहाँ पे भी लगा है, तो यहाँ पे भी लगा है, यानी जो है वाक्य जो है यहाँ पे तीनों शुद्ध हैं, जबकि ऑप्शन ए का जो वाक्य है सेंटेंस है वह अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। तो ये सभी जो है विकल्प आप देखेंगे, इसमें अधुनातन का जो होता है वह होता है वर्तमान काल का। शाश्वत माने निरंतर सदा रहने वाला, चिरस्थायी यानी जो बीत चुका है। सनातन ये सभी जो है चिरंतन ये जो है सदा रहने वाला, इन सभी का अर्थ होगा। जबकि अधुनातन यह जो इसका होगा वर्तमान का, जो नया नया हो। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प डी है वह सही हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या फिर सनातन। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्वाचीन यह जो है इसका जो विलोम होगा उल्टा होगा, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, बिरहड़ी, गृहिणी या फिर जगतगुरु। जगतगुरु यह भी सही है लेखन की दृष्टि से, गृहिणी भी सही है, विभीषण भी सही है, जबकि विरहड़ी यह जो है अशुद्ध है। और इसको आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे, हो सकता है दे दिया जाए विकल्प में विरहड़ी का कौन सा शुद्ध होगा। एक ही शब्द के 4 तरह से गलत लिख के आपको दे दिए जाते हैं। विरहड़ी जो दिया गया है विरहिड़ी होगा, इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो इसका शुद्ध रूप ये होगा, इसलिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे बी को। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना। तो ये तो सही है, सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल माने साहसी व्यक्ति होता है, ये भी सही है। जबकि मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना ये भी सही है। यहाँ पर सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना यह सही नहीं है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको होता है झूठी आशा दिलाना, झूठी उम्मीद दिलाना या फिर झूठा भरोसा दिलाना। तो सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुक्ति अलंकार, यमक अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दोहा दिया गया है इसमें श्लेष तथा रूपक दोनों अलंकार की छवि झलक रही है। यहाँ पर श्लेष और रूपक दोनों की छवि जो है झलक, क्योंकि श्लेष में क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, रिपीट होता है, और एक जगह क्या होता है इसमें रूपक अलंकार में आपका जो है इसमें जो श्याम दिया गया है, यानी इससे जो इसका अगर हम अर्थ निकालें, श्याम अर्थात श्री कृष्ण जो सांवले हैं। और अगर इसमें बात करें हम राधा जो है और कृष्ण जो है, इन दोनों की जो है इसमें तो यहाँ पर दो विकल्प ऐसे दे दिए गए हैं जिसमें इसमें कोई एक विकल्प होता श्लेष या रूपक, तो किसी एक को हम लोग लगाते। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें, यहाँ पर हम देखेंगे श्लेष क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो श्याम है इसका 2 अर्थ निकल रहा है। एक तो सांवले या अर्थात नीले रंग के, और अर्थ इसका अगर श्याम से हम अगर एक और अर्थ निकालें तो श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, तो इस प्रकार से श्लेष हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर रूपक की, तो यहाँ पर जो राधा हैं उनकी जो है छाया को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, आरोपित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक हो जाएगा।
तो इसमें दोनों विकल्प सही है। अब आयोग ने क्या लगाया होगा, अब वो आपके आंसर शीट में दिखाया गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गौशाला में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो गौशाला का अगर समास विग्रह करेंगे हम लोग तो यहाँ पर गौ के लिए यानी गायों के लिए शाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर दोनों ही तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा और दोनों प्रश्न आपके तत्पुरुष से पूछ लिए गए हैं अंत में। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।